स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अबाउट एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसे एटॉमिक वेट भी कहा जाता है। भाई एटम यदि कोई मटेरियल है तो उसका अपना कोई ना कोई वजन तो होता ही होगा, अपना कोई ना कोई मास तो होता ही होगा। उसी के मास को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। मैक्सिमम बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है वो उसके लगभग मास नंबर के बराबर होता है। तो पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि क्यों उसके मास नंबर के अप्रॉक्सीमेटली या लगभग उतना ही किसी भी एटम का मास होता है। एटम किस चीज से बने हुए रहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इसी से तो बने रहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेट 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम है। वहीं प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन, आपको ये पढ़ना नहीं है एक्चुअली अभी, ठीक है। इस वीडियो में आपको ये नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि चूंकि एक एटम बना रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों को मिलाकर, एंड मास नंबर हम लोग किसे कहते थे? मास नंबर किसी भी एटम का क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और मैक्सिमम जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी नॉन एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं, बेसिक एलिमेंट्स, उनका जो एटॉमिक मास होता है वो लगभग उनके मास नंबर के इक्वल में रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी एटम का जो मास है उसे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन ही उसे कंट्रोल करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो एकदम नेग्लिजिबल होता है। इसी वजह से किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में केंद्रित रहता है, उसके न्यूक्लियस में वो मौजूद रहता है। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही था कि भाई एटॉमिक मास यानी साधारण भाषा में किसी भी एटम का मास, किसी भी एटम का वजन। क्लियर ना? किसी भी एटम का जनरल, जो भी हम लोग देखते हैं या जो भी देखेंगे हम लोग इसमें, उसमें क्या पाएंगे कि जनरल जो नॉन एलिमेंट्स हैं उनका मास यानी उनका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट वो डिपेंड करता है, यानी वो इक्वल होता है उसके मास नंबर के। और ऐसा इसलिए होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वजन है, जो मास है, वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1000 टाइम्स मोर है। ठीक है। और इसलिए इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। साथ में वो डिस्क्रीट, वो अलग अलग शेल्स में रोटेट भी करते रहता है, तो वो उतना वैल्यूएबल नहीं होता है एटम के वेट को निकालने के लिए ना। अब यहाँ पे हम लोग वेट की बात कर रहे हैं तो कुछ एक कंपेयर करने के लिए एक क्वांटिटी तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आप मार्केट में गए, मार्केट में जाकर आपको आलू खरीदना है, आप क्या बोलोगे? भैया मुझे 4 किलो आलू दे दो। मान लिया कि दुकानदार, अब हम लोग यहाँ पे कभी भी कंपेयर करते हैं तो यूनिफाइड किसी यूनिट से ही करते हैं ना। दुकानदार के पास 1 किलोग्राम का वेट है। दुकानदार क्या करता है? वो तराजू पर एक तरफ 1 किलोग्राम का वेट चढ़ाता है और दूसरी तरफ आलू रखना शुरू करता है, 1 2, और इस तरह से जब ये इक्वल हो जाता है तो ये हो जाता है 1 किलो। फिर उसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से वो वेट करता है। आप कपड़े की दुकान में जाते हो और कहते हो भैया मुझे 2 मीटर कपड़े दे दो। लेट अस सपोज ये कपड़ा है और आपको इसमें से 2 मीटर लेना है
और ये आपका मीटर स्केल है। दुकानदार क्या करेगा, 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से मापेगा और फिर ये कट कर देगा, तो बोलेगा कि ये लो 2 मीटर कपड़े ले लो। यानी ये 2 मीटर कपड़ा हम लोगों ने किसकी तुलना में निकाला, किसके रिलेटिवली निकाला, किसके कंपैरिजन में निकाला, इस मीटर स्केल के कंपैरिजन में। साथ में ये मीटर स्केल ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही है ना। ऐसा है क्या कि आप जब बिहार में रहो तो आपका मीटर स्केल थोड़ा लंबा हो, यूपी में जाओ आपका मीटर स्केल थोड़ा छोटा हो जाए, दिल्ली में गए वहाँ मीटर स्केल और लंबा हो गया क्योंकि भाई राजधानी है, अमेरिका में गए मीटर स्केल और लंबा हो गया। वैसा होता है क्या? वैसा तो कभी नहीं होता। होता क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये मीटर स्केल हमारा फिक्स होता है कि 1 मीटर की लंबाई यानी कि डिस्टेंस इतना ही होगा, वो फिक्स है। पेरिस में प्लैटिनम का बना हुआ एक रॉड है और वही स्टैंडर्ड मीटर स्केल है हमारा, और उसी के लेंथ के हिसाब से पूरी दुनिया में मीटर स्केल यानी 1 मीटर का लेंथ बना दिया गया है। अब 1 मीटर की लेंथ के आधार पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स पाए जाते हैं इस वर्ल्ड में। उसी तरह से वेट यानी वेट को नापने के लिए भी कुछ एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड मटेरियल का बना हुआ है और उसी के रिलेटिवली हम लोग निकालते हैं। इट मीन्स जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की बात आती है तो वी नीड अ स्केल, हमें एक स्केल चाहिए होता है जिसकी तुलना में हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अब चूंकि यहाँ एटम की बात हो रही है तो क्या एटम को किलोग्राम, ग्राम इसके द्वारा नाप सकते हैं? नहीं माप सकते, उसका वजन उसके द्वारा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि एटम तो बहुत बहुत और बहुत छोटा है। उसका वजन हम लोग कि ग्राम एंड किलोग्राम से कैसे निकालेंगे? तब भाई यहाँ पे टेंशन वाली बात आई कि किसे स्केल माना जाए और किसका यूज किया जाए। सबसे पहले यूज किया गया था हाइड्रोजन के एटम को, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। मैं प्रोटियम की बात कर रही हूँ, उसके और अदर आइसोटोप्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को तो नेग्लिजिबल माना गया क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। और पहले इसे ही स्केल माना जाने लगा क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे कम वजन वाला एलिमेंट है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये पाया जाने लगा कि भाई ये हाइड्रोजन बहुत ही मतलब उतने ज़्यादा मात्रा में मौजूद नहीं है नेचर में, साथ में ये रिएक्शन भी बहुत कम एलिमेंट्स के साथ मिलकर कर रहा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा हम लोग किसी ऐसे एलिमेंट का या कुछ ऐसा स्केल माना जाए जो इजीली हर जगह अवेलेबल हो। ठीक है, मॉनिटर क्लास में किसे बनाया जाता है? जो बच्चा हर क्षेत्र में एक्टिव हो। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इजीली सारा काम कर ले, तो हाइड्रोजन के साथ ये सुविधा नहीं थी। देन फिर बनाया गया कार्बन को। ठीक है, कार्बन को स्केल माना जाने लगा। अब जब कार्बन को स्केल माना जाने लगा तो जब कार्बन को वेट किया गया विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन तो वो आया 12 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यानी 12 ग्राम। लेट अस सपोज 12 ग्राम उसका आया वेट। अब फिर यहाँ समस्या आने लगी, कार्बन को क्यों माना गया? क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में हर जगह अवेलेबल था। कार्बन लगभग सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए कार्बन बहुत ज़्यादा अच्छा था, यानी एक्टिव भी था, एबंडेंट भी था, बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद था, हर जगह वो अवेलेबल रहता है कार्बन। इसलिए बोला गया कि भाई कार्बन 12 को माना जाए। कार्बन 12 यानी कार्बन का वो एटम जिसका मास नंबर होता है 12, उसे माना जाने लगा। अब
जब किसी एक एटम को वेट करना हो तो एक तरफ रखा गया कार्बन 12, दूसरे तरफ रखा गया दूसरे एलिमेंट को, और फिर कंपेयर किया जाने लगा कि भाई ये कार्बन 12 यानी 12 से ये बड़ा है या 12 से ये छोटा है, यानी 12 से ये हल्का है तो कितना हल्का है, 12 ग्राम से ये छोटा है तो यानी भारी है तो कितना भारी है। क्लियर। तो फिर यहाँ पर समस्या आन पड़ी, क्या आई भाई, कि मान लिया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 ग्राम, तो ये क्या हो गया 16/12। फिर ये दिक्कत आने लगा, फिर सोचा जाने लगा कि भाई हमें तो 1 चाहिए, 1 यूनिट चाहिए, क्योंकि हम लोग कंपेयर हमेशा 1 से करना हमारे लिए आसान होता है और करना भी चाहिए। तब उसके लिए क्या किया गया, चलो भाई अब सारे दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर के बोला कि चलिए एक नया स्केल तैयार करते हैं, इसी कार्बन 12 एटम को लेकर एक नया स्केल तैयार करते हैं जिसमें कि माना जाएगा 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, यानी कि 12 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1। ये 1 हो गया, यानी कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट को माना गया यूनिट, एंड दिस इज द स्केल टू कंपेयर द मास ऑफ अदर atoms of elements. And this is, look here, this is atomic mass unit. Clear? Mass unit, atomic mass unit is 1/12 of carbon, यानी mass of carbon 12th atom. Atomic mass unit AMU, इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल u से, और small u it means unified mass, and atomic mass unit is equal to 1/12 of mass of carbon 12 atom। और इस तरह से यह एक स्केल तैयार किया गया, जिस तरह से मीटर स्केल बना है उसी तरह से एक स्केल तैयार किया गया जिसके कंपैरेटिवली हम लोग सारे एटम्स के मास को निकालते हैं ना। 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू ग्राम में है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये कैसे आया, चलिए ये भी देख लेते हैं। कार्बन 12 एटम का जो मास होता है इसका होता है, यानी 1 एटम का जो मास है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके आधार पर ये निकाला गया है। ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास। अब भाई इसका 1/12 यानी इसे जब 12 से डिवाइड किया गया तो हमारा इतना वैल्यू आया 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो किस तरह से ग्राम और किलोग्राम के बीच में रिलेशनशिप इसमें आया। ग्राम क्लियर। ये एक स्केल तैयार किया गया। अब हम लोगों को पढ़ना है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। जैसा कि मैंने कहा कि आप गए दुकान में, ये मीटर स्केल, कपड़े वाले से बोला भैया मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। क्लियर। तो उसने क्या किया, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर। उसने इतना कपड़ा कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो कपड़े का लेंथ है वो है 2 मीटर, यानी जो इतना मेरा कपड़ा हुआ वो किसकी तुलना में 2 मीटर है, इस मीटर स्केल की तुलना में 2 मीटर है ना। उसी प्रकार से यदि हम लोग ये कहें कि ऑक्सीजन का मास है 16 AMU, किसकी तुलना में, इस एटॉमिक मास यूनिट की तुलना में ना, इसके रिलेटिवली ना। क्लियर। दिस इज relative atomic mass. It means it is simple atomic mass. Okay. Number of times one atom of the element is heavier than 1/12 times of mass of the atom of
कार्बन 12, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर? यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या कहता है कि कोई एक एटम एटॉमिक मास यूनिट से कितना ज्यादा भारी है, उसके रिलेटिवली वो कितना ज्यादा भारी है। ये क्लियर हुआ आप लोगों का? दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास, और जिसे हम लोग एटॉमिक वेट भी कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 the mass of one carbon 12 atom. It is simply it is relation. तो ये आप लोगों का टॉपिक क्लियर हुआ ना? एटॉमिक मास की बात करने के बाद अब आती है मॉलिक्यूल्स की बारी, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स ही भरा हुआ है, सिर्फ एटम की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल यदि है तो उसका भी अपना कोई मास होता होगा। तो मॉलिक्यूल के मास को निकालने के लिए कौन सा स्केल आया? जिस प्रकार से लेंथ को मापने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए एक फिक्स मीटर स्केल बना हुआ है, और अब आप कितना भी लंबा डिस्टेंस नापना हो या छोटा नापना हो, उसी के रिलेटिवली हम लोग वो सारा काम करते हैं। उसी प्रकार से एटम हो या मॉलिक्यूल हो, केमिस्ट्री का कोई भी स्पीशीज हो, उसके मास को मापने के लिए हमारा है एटॉमिक मास यूनिट। तो जिस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का मास in comparison to atomic mass unit, and atomic mass unit is 1/12 of carbon 12 atom. Is that clear? यानी मॉलिक्यूल का भी मास के लिए जो कंपेयरिंग क्वांटिटी है वो क्या है? हमारा एटॉमिक मास यूनिट ही है। चलिए अब क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना रहता है। तो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए उस मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एटम्स होते हैं उसके मास को निकालकर आपस में ऐड कर दिया जाता है। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अब आप इसमें टेंशन ना लो कि आपको जैसे एटॉमिक नंबर याद करना था क्या एटॉमिक मास भी याद करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नियम होता है कि आपका एटॉमिक मास यानी रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा। वैसे बनाते बनाते बहुत सारे याद हो भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको स्पेशली रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसके लिए, वो क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। क्लियर? अब इस पूरे मॉलिक्यूल में हमें देखना है कि किस एलिमेंट की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, और ये यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हमने लिखा 1 × 2। बिल्कुल उसी तरह से एक आम का वजन यदि है 10 ग्राम, तो 2 आम का वजन कितना होगा? सेम अगर साइज का हो तो 10 × 2। क्लियर? प्लस 2 अलग अलग स्पेसीज के बीच में प्लस का साइन दिया जाएगा। सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 32, और यहाँ सल्फर कितना है? 1 ना, फिर प्लस का साइन देंगे क्योंकि ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ डाटा भी दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में भी दिया रहेगा। और यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 4, इसलिए इसे मल्टीप्लाई किए 4 से, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 98 AMU, जिसे हम लोगों ने स्मॉल यू से डिनोट किया है। उसी प्रकार से यहाँ अमोनियम कार्बोनेट का आपको एटॉमिक मास निकालना हो, नॉट मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, तो आप क्या करोगे? 2 तरीका है इसका। पहला तरीका जिससे मैंने बनाया है, ब्रैकेट के अंदर पहले आप इसे के मॉलिक्यूलर मास को सॉल्व कीजिए, देन बाहर जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। नाइट्रोजन की संख्या अंदर है 1, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 14,
हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1 एंड यहाँ इसकी संख्या है 4, 14 प्लस 4, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, द होल इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड CO2 3 का आपने ऐसे ही निकाला जैसे मैंने पहले निकाला है और सबको सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका इसका ये है, ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा हुआ है वो क्या होगा, नाइट्रोजन के लिए भी होगा एंड हाइड्रोजन के लिए भी होगा। क्लियर? आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटू 14 प्लस 4 टू ज़ा 8, इसे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 8 इंटू 1 प्लस, अब दिस इज 12 प्लस यहाँ पे इंटू का साइन होगा 16 इंटू 3, और जब आप इसे भी सॉल्व कीजिएगा तो 96 एटॉमिक मास यूनिट ही आएगा। इस तरह से एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास भी निकाला जाता है, हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, यदि इसका लोएस्ट फॉर्म में हम लोग इसके रेशियो को निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 कट हो जाएगा, HO C2H4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस शुड बी CH2। ये जो लोएस्ट रेशियो शो करता है दिस इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला which give lowest whole number ratio between the number of different element present in compound। वैसा फॉर्मूला जो किसी भी एलिमेंट में मौजूद, किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के बीच में सिंपलेस्ट या लोएस्ट होल नंबर रेशियो दिखाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो यदि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का निकालने को आए तो आप सबसे पहले यही देखिएगा कि भाई हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो या लोएस्ट होल नंबर रेशियो में उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड देन आफ्टर उसके बाद फिर जैसे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकाला है बिल्कुल उसी तरह से आप एम्पिरिकल फार्मूला मास भी निकाल सकते हैं। जैसे C2H4 का यदि एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने आएगा, पहले उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज CH2, एंड देन फिर तब हम लोग इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे एंड विच इज इक्वल टू 40। क्लियर? आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में परसेंटेज निकालते हो, बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड का मतलब है कंपाउंड किस चीज से बने रहते हैं, एलिमेंट से बने रहते हैं। तो किसी भी एक कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का कितना परसेंटेज मौजूद है, इसे ही कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। क्लियर? तो भाई जैसे मान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन कितना परसेंट है एंड ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी एक एलिमेंट का हम लोग परसेंटेज यदि निकालना हो उस कंपाउंड में, जैसे यदि हमें निकालना हो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तब परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना वेट है पहले उसे निकालेंगे, उसे डिवाइड करेंगे उसके मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से। अब ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम लोगों ने यूनिट दिया था एटॉमिक मास यूनिट, यदि उसे ही ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो हो जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी यू की जगह हम लोग जी लिख देंगे, स्मॉल जी यानी ग्राम लिख देंगे। वैसे ये क्या है,
तो जब मोल कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो उसमें ये आपका क्लियर हो जाएगा कि ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशनशिप होता है ना। इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 100 से। अब ये मैं एक एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को बता रही हूँ। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, और यहाँ यूरिया का फॉर्मूला भी दिया है। एंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन का है 14 एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन का है 12 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन का है 16 एटॉमिक मास यूनिट, हाइड्रोजन का है 1 एटॉमिक मास यूनिट। चूंकि अगर यदि हमें ग्राम एटॉमिक मास लिखना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, U की जगह G लिख देंगे, क्योंकि इसमें ग्राम एटॉमिक मास का ही इस्तेमाल किया जाता है ना। अब हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। पहला काम, मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए आपके गिवन कंपाउंड का। जैसे यहाँ मुझे निकालना होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2, इसका हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया जो कि आया 60 ग्राम। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, यानी जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, पहले तो ये देखेंगे कि उस कंपाउंड में उसके कितने एटम मौजूद हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एटम मौजूद हैं, 2 एटम 1 एंड 2, यानी इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का कितना मास है। तो नाइट्रोजन का RAM है 14 ग्राम, यानी कि इसका मास ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया 14 इंटू 2, क्योंकि उसके 2 एटम है, आया 28 ग्राम। अब हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकल गया एंड ग्राम जो भी हमारा उस एलिमेंट का मास उस मॉलिक्यूल में जितना है वो भी निकल गया। नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया हो गया 28/60 इंटू 100 विच इज अप्रॉक्स 46.6%। तो इस तरह से आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। और आपका जो भी टॉपिक था चैप्टर 1 का वो मैंने आज क्लियर कर दिया। आप लोगों को फुल नोट्स भी मिल गया है अभी तक इस चैप्टर का। तो जो भी चैप्टर के एक्सरसाइजेज हैं वो आप बनाइए, और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि आपके नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी बना दूं। टिल देन बाय।